डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर यानी रासायनिक साम्यावस्था में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मिनी टॉपिक केसी और केपी में संबंध का डिस्क्रिप्शन देंगे। केसी और केपी में क्या संबंध है या केसी या केपी है क्या, इसको जानिए। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद और उत्पाद टूट करके डिसोसिएट होकर के अभिकारक देते हैं, यानी जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात दो अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर पूर्ण होती हैं। पहली अर्ध अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया। तो मैंने बताया था कि जैसे कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये दो एक अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी और दूसरी अभिक्रिया C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, यानी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सेबल रिएक्शन है जो दोनों तरफ से चलती है। तो अगर इस नियम पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अडॉप्ट करते हैं, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम अडॉप्ट करते हैं, तो हमको मिलता क्या है कि A प्रोपोर्शनल ऑलवेज एक्टिव मास में A के, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के। ये एक्टिव मास का चिन्ह है, इसका मतलब होता है मोल पर लीटर सांद्रण, यानी इसका सक्रिय द्रव्यमान, इसको एक्टिव मास कहते हैं। उसी तरह से B प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में B और C प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में C और D प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में D। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा उसका एक्टिव मास होगा उसकी सक्रियता उतनी अधिक होगी। ये अकॉर्डिंग गुल्बर्ट तथा बागेट रूल लॉ ऑफ मास एक्शन के है। और समस्त अभिक्रिया अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अभिकारक कौन कौन है? पहली अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया के लिए A और B अभिकारक है और पश्च अभिक्रिया के लिए C और D। तो कह सकते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अग्र अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में A इंटू एक्टिव मास में। ये चीजें में हम पहले पढ़ चुके हैं, या इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हम इसकी जगह पे क्या ले लेते हैं, KF ले लेते हैं, एक्टिव मास में A इंटू एक्टिव मास में D, वेयर KF इज द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जहां KF जो है अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया C प्लस डी स्टैंड A प्लस B जब बनता है तो हो जाएगा द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में C। अब यहां पर अभिकारक यानी रिएक्टेंट A और C और D हो जाएंगे, तो C एंड D। अब यहां पर प्रोपोर्शनल हटा देंगे, तो प्रोपोर्शनल को हटाने की जगह पर हम क्या लिख देंगे, KB, वेयर KB इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पर KB जो है पश्च अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, और यहां पर क्या कर देंगे C और एक्टिव मास में D। अब हम जानते हैं एट केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था पर क्या होता है। ठीक, यहां लिखेंगे बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, ठीक, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हो जाएगा, यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, कब, एट केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था पर। तो 10 यहां पर हम ये वैल्यू रख देंगे, यानी KF
एक्टिव मास में A इंटू एक्टिव मास में B इज इक्वल टू KB एक्टिव मास में C इंटू एक्टिव मास में D। इतनी चीजें हम पहले बता चुके हैं। फिर हम करते हैं, या R इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KF अपॉन KB इज इक्वल टू एक्टिव मास में C एक्टिव मास में D अपॉन एक्टिव मास में A इंटू एक्टिव मास में B। यहां पर KF और KB फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको कॉमनली हम एक सिंबल से लिख सकते हैं KC, यानी KC इज इक्वल टू KF अपॉन KB इज इक्वल टू एक्टिव मास में C इंटू एक्टिव मास में D अपॉन एक्टिव मास में A इंटू एक्टिव मास में B। यानी KC क्या है, यहां पर अभिकारक और उत्पाद या उत्पाद और अभिकारक के मोलर सांद्रताओं का अनुपात है, या कह लीजिए कि दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के का अनुपात है। तो 10 वी कैन से KC इज इक्वल टू KF अपॉन KB और एक्टिव मास में CD अपॉन A इंटू B। यहां पर हमको जो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, जो एक नियतांक प्राप्त होता है, वो KC कहलाता है। KC को ही साम्य स्थिरांक कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इन दिस वे वी कैन डिस्क्राइब अबाउट KC। तो KC क्या है, आप इसको यहां पर बता सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दोनों अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अनुपात को, यानी KF अपॉन KB को क्या कहते हैं, KC कहते हैं, जिसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से हमको KC प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है KP की। तो यहां पर याद रहे, हमने जब मोलर कंसंट्रेशन का पद लिया, मोलर कंसंट्रेशन का पद जब लिया तो हमको किस प्राप्त हो गया, KC। अब हम पार्शियल प्रेशर का पद लेते हैं, पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब का पद लेते हैं, तब जब हमको जो कांस्टेंट प्राप्त होता है वो KP है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई भी A और B रिएक्टेंट है, वो क्रिया करके रिएक्शन करके C और D बनाता है। प्रतिबंध क्या है, कंडीशन क्या है कि ये गैसियस स्टेज में हो। जब गैसियस स्टेज में होगा तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि हम इसके मोलर सांद्रता को लेकर के तो हमने KC प्राप्त कर लिया। अब हम इसके पार्शियल प्रेशर को लेते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि A प्रोपोर्शनल PA, जहां P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रिएक्टेंट है, और B प्रोपोर्शनल क्या होता है, PB, और C प्रोपोर्शनल क्या होता है, PC, और D प्रोपोर्शनल क्या होता है, PD। तो अगर इस पर हम द्रव्यनुपाती क्रिया नियम लगाते हैं, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, तो यहां मास एक्शन नहीं लगेगा, लॉ ऑफ प्रेशर, ठीक, पार्शियल प्रेशर लगेगा। तो उस दशा पे क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन proportional PA इंटू PP। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के स्थान पर क्या हो जाएगा, KF आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल PC इंटू PD। प्रोपोर्शनल हटा करके KB लगा देंगे और PC इंटू PD हो जाएगा। अब ऐसी दशा में क्या करेंगे, ठीक, एट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में वही कंडीशन होगी, यानी KF PA
इंटू पीबी इज इक्वल टू केबी पीसी इंटू पीडी। ये हो जाएगा। आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एफ अपॉन केवी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी अपॉन पीए इंटू पीबी। केएफ और केबी को कॉमनली केपी से रिप्रेजेंट करेंगे। केपी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी अपॉन पीए इंटू पीबी। यहां पर जो कांस्टेंट प्राप्त होता है वो पार्शियल प्रेशर का साम्य स्थिरांक होता है, यानी यह साम्य स्थिरांक पार्शियल प्रेशर के पद में लेने पर, और वो साम्य स्थिरांक केसी जो प्राप्त होता है वो उसके आंशिक मोलर कंसंट्रेशन पर प्राप्त होता है, मोलर सांद्रण पर प्राप्त होता है। तो इन दिस वे आपको दो इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास में सी डी अपॉन ए बी और केपी इज इक्वल टू पीसी पीडी अपॉन पीए और पीबी। इसी चीज को हम एक समांगी गैसियस उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेकर के अब उसको अडॉप्ट करके हम केपी और केसी में संबंध को निकालते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या संबंध है केसी और केपी में। अब जैसे मैंने एक समांगी गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिया। समांगी का मतलब क्या हुआ कि यानी होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब यह हुआ कि अभिकारक और उत्पाद सेम फिजिकल स्टेज में है। तो दूसरी चीज गैसियस, क्योंकि मैंने गैसियस स्टेज लिया, और तीसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्योंकि मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लिया। ए का मॉलिक्यूल ए गैसियस स्टेज, बी का मॉलिक्यूल बी गैसियस स्टेज, सी का मॉलिक्यूल सी गैसियस स्टेज और डी का मॉलिक्यूल डी गैसियस स्टेज। इस अभिक्रिया पर हम सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता का पद जब अडॉप्ट करेंगे, जब मोलर सांद्रता को हम प्रकट करेंगे, मोलर सांद्रता का पद लेंगे, तब हमको जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होगा मैंने आपको बताया वो केसी होगा। और केसी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इज इक्वल टू होता है एक्टिव मास में ए की पावर ए, बी की पावर बी, और सॉरी केसी इज इक्वल टू होता है सॉरी सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कर दिया। यानी कब, जब मैंने मोलर कंसंट्रेशन लिया, मोलर कंसंट्रेशन सक्रिय द्रव्यमान का पद लेंगे या मोल प्रति लीटर सांद्रता का पद ले लेंगे, तब केसी बराबर एक्टिव मास में सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी हो जाएगा। जब हम इसी को क्या करेंगे, आंशिक दाब का पद ले लेंगे, तब जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होगा केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। यानी साम्य स्थिरांक केसी, अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास में सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी प्राप्त हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर जब ले लेंगे तब साम्य स्थिरांक केपी इज इक्वल टू पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। यहां पर ब्रैकेट मोल पर लीटर सांद्रण है यानी एन अपॉन वी है, और यहां पर पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अब हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण से पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से 8 से ही हमको पढ़ाया जाता है कि वायल और चार्ल्स के नियम को सामूहिक रूप से जब हम रिजॉल्व करते हैं तो जो हमको गैस प्राप्त इक्वेशन प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, R इज इक्वल टू गैसियस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परमताप। ठीक है,
तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी मोल प्रति लीटर सांद्रण, यानी ये मोलर कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, उसका एक्टिव मास कहते हैं। और एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ब्रैकेट द्वारा। यानी हम कह सकते हैं एन अपॉन वी की जगह पर क्या ले सकते हैं, ब्रैकेट ले सकते हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट आर टी। तो इस P इज इक्वल टू ब्रैकेट आर टी को अप्लाई कर दीजिए समीकरण नंबर 2 पर। तो जब समीकरण नंबर 2 पर यानी P की वैल्यू ठीक इक्वेशन सेकंड में अप्लाई करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, P की जगह पर ब्रैकेट आर टी, तो यहां पर Kp इज इक्वल टू, सो Kp इज इक्वल टू P यानी एक्टिव मास में C की पावर C RT की पावर C हो जाएगा, और क्या, इंटू D की पावर D RT की पावर D हो जाएगा, अपॉन एक्टिव मास में A की पावर A RT की पावर A इंटू B की पावर B RT की पावर B हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये चीजें मैंने बस कुछ किया नहीं, P की वैल्यू को जो है उठा करके इक्वेशन सेकंड में जो है पुट कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आइसोलेट करिए, Kp इज इक्वल टू एक्टिव मास में C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू RT की पावर C प्लस D अपॉन RT की पावर A प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। जब इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट ठीक इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर देखिए एक्टिव मास में C, एक्टिव मास में D, एक्टिव मास में 1, एक्टिव मास में B, ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट है Kc के, ठीक, इतना बराबर किसके है, Kc के। सो Kp इज इक्वल टू Kc, इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, Kc इंटू RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस R, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, जहां डेल्टा n ठीक इनके घातांकों का अंतर है, इनके घातांकों का अंतर है। यानी यहां पर हमको क्लियर क्या चल गया, पता क्या चल गया कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब इससे हमको कुछ निष्कर्ष मिल सकते हैं कि Kp और Kc का संबंध अगर बराबर होगा तो, Kp और Kc में अगर Kp का मान बड़ा हुआ तो, अगर Kc का मान बड़ा हुआ तो, ठीक है, इसको हम इस तरह से जस्टिफाई करते हैं, या इस तरह से यानी इफ डेल्टा n इज इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू इफ डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0, सो Kp इज ग्रेटर देन Kc, और इफ डेल्टा n is less than 0, so Kp is less than, यानी अगर हमको ये संबंध पता चल गया कि Kp इज इक्वल टू Kc RT और डेल्टा n, तो हम तीन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में Kp और Kc की वैल्यू बराबर होगी, और अगर डेल्टा n क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो Kp का मान भी Kc से ज्यादा होगा, और अगर डेल्टा n की वैल्यू जो है 0 से कम होगी तो Kp का मान भी Kc से कम होगा।
इस तरह से मैंने आपको केपी और केसी में संबंध का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। केपी और केसी से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में प्रेस्क्राइब कर दूंगा, उसको बता दूंगा। तो हमेशा याद रखें कि एग्जामिनेशन, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे होम एग्जामिनेशन हो, अक्सर केपी और केसी में संबंध 1 नंबर से 2 नंबर तक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको पूरी तरह से समझ करके लिख देंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से संबंधित आप उसको दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको आपको